अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के समय की। ये वो दौर था जब यहाँ पर पहले बड़े-बड़े राज्यों और साम्राज्यों की नींव पड़ रही थी। और पता है, सदियों तक पूरे भारत में हमें चट्टानों पर बड़े बड़े खंभों पर कुछ अजीब सी लिखावटें मिलती रहीं। ये एक ऐसे इतिहास के गवाह थे जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। मतलब वो हमारी आंखों के सामने तो थे, पर पूरी तरह से खामोश थे। उनकी कहानी, उनका राज, सब उन्हीं में दफन था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई एक ऐसे इतिहास को कैसे पढ़ा जाए जिसकी अपनी आवाज ही खो चुकी हो। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी जिस पर इतिहासकार सालों से अपना सर खपा रहे थे और इसे सुलझाना भी बाकी था। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त खोज की कहानी है जिसने, सच मानिए, भारत के पूरे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और इस कहानी के जो हीरो हैं वो थे जेम्स प्रिंसेप। 1830 के दशक में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में एक ऑफिसर थे। उन्होंने ही ये चुनौती स्वीकार की कि इन दो पुरानी लिपियां, ब्राह्मी और खरोष्ठी को पढ़ना है। सोचिए, अक्षर तो सबको दिख रहे थे, पर उनका मतलब क्या था ये किसी को भी नहीं पता था। अब ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि एक ही अक्षर, मान लीजिए अ, सैकड़ों सालों में कितना बदल गया था। प्रिंसेप को ऐसे ही हर एक अक्षर की पूरी यात्रा को समझना था। ये किसी जासूसी से कम नहीं था, सच में। खैर, प्रिंसेप की जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई, और जैसे ही ये लिपियां पढ़ी गईं, मानो वो खामोश पत्थर अचानक बोलने लगे। और उन्होंने जो सबसे पहली और सबसे बड़ी कहानी सुनाई, वो एक ऐसे महान सम्राट की थी जिसे इतिहास लगभग भुला ही चुका था। हुआ ये कि प्रिंसेप ने जब इन शिलालेखों को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने एक बात नोटिस की। ज्यादातर शिलालेखों में एक ही नाम बार बार आ रहा था, पियदस्सी। और इस नाम का मतलब था देखने में मनोहर, या कह लें मनोहर मुख वाला। तो एक पहेली तो सुलझ गई, पर एक नई पहेली सामने आकर खड़ी हो गई। आखिर ये पियदस्सी था कौन? इतिहासकारों ने सारे रिकॉर्ड खंगाल डाले, पर किसी भी राजा की लिस्ट में ये नाम था ही नहीं। और फिर सारी कड़ियां जुड़ने लगी। स्कॉलर्स ने इन शिलालेखों में मिली जानकारी को पुराने बौद्ध ग्रंथों से मिलाना शुरू किया। उन ग्रंथों में एक महान राजा अशोक का जिक्र बार बार आता था। और फिर ये बात साफ हो गई कि पियदस्सी कोई नाम नहीं, बल्कि सम्राट अशोक की ही एक उपाधि थी। और बस अचानक से इतिहास के पन्नों से गायब हो चुका एक सम्राट फिर से हमारे सामने आ खड़ा हुआ। तो जैसे ही सम्राट की पहचान हुई, मानो एक दरवाजा खुल गया, और उस दरवाजे के पार थी वो दुनिया जिस पर वो राज करता था, यानी भारत का पहला महान साम्राज्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य से पहले की तस्वीर कुछ और ही थी। ये पूरा उपमहाद्वीप छोटे छोटे 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे महाजनपद, और इनमें आपस में सत्ता के लिए हमेशा, मतलब हमेशा, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। लेकिन फिर आया मौर्य साम्राज्य, और उसने इस पूरी बिखरी हुई तस्वीर को एकदम बदल कर रख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी, और सम्राट अशोक ने इसे और भी विशाल बनाया। ये वो पहला साम्राज्य था जिसने उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। स्क्रीन पर जो आप लाल बिंदु देख रहे हैं, ये वो जगह हैं जहां अशोक के शिलालेख मिले हैं। इनसे ही अंदाजा लगता है कि यह साम्राज्य आखिर कितना बड़ा रहा होगा। जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम की जरूरत थी, और इसे कंट्रोल किया जाता था 5 बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स से। एक तो थी राजधानी पाटलिपुत्र, और इसके अलावा 4 और प्रांतीय केंद्र थे: तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। लेकिन सम्राट अशोक को सिर्फ अपने विशाल साम्राज्य के लिए ही याद नहीं किया जाता। उनकी असली पहचान, उनकी असली विरासत तो वो संदेश हैं जो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए पत्थरों पर खुदवाए। एक ऐसी सोच, एक ऐसा दर्शन जो आज भी उतना ही जरूरी है। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। अब यह समझना जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था, ये तो एक तरह का नैतिक कोड था, मतलब जीने का एक सही तरीका। इसमें बहुत ही सीधी सारी बातें थीं, जैसे बड़ों का आदर करना, गुलामों और नौकरों से भी प्यार से पेश आना, और सबसे जरूरी, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों की भी इज्जत करना। ये करुणा पर आधारित एक विचार था। और अशोक ने सिर्फ ये बातें कहकर छोड़ नहीं दी। उन्होंने अपने इस धम्म के संदेश को पूरे साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए धम्म महामत्ता नाम के स्पेशल ऑफिसर भी नियुक्त किए।
इनका काम ही यही था कि वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं और ये देखें कि लोग इन पर अमल भी कर रहे हैं। अच्छा, मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ तो उसके बाद भारत में सत्ता की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई। राज करने के अब नए नए तरीके सामने आने लगे, नए नए विचार आने लगे, जिन्होंने आने वाली कई सदियों का भविष्य तय किया। देखिए, मौर्यों का जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, उसके बाद राज करने के नए नए मॉडल सामने आए। जैसे दक्षिण में चोल और पांड्य जैसे सरदार उभरे, जिनकी ताकत उनके अपने लोग और परिवार वाले हुआ करते थे। तो दूसरी तरफ कुषाण जैसे राजा आए, जिन्होंने खुद को भगवान जैसा दर्जा देना शुरू कर दिया। और बात करें कुषाणों की, तो उन्होंने तो देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र जैसी उपाधियां अपना ली थीं। ऐसा माना जाता है कि ये आइडिया उन्हें शायद चीन के शासकों से मिला था, जो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। ये अपनी सत्ता को और मजबूत बनाने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। तो जेम्स प्रिंसेप की उसे खोज ने हमें ये दिखा दिया कि इतिहास की जो खामोश परतें हैं, उनके नीचे कितनी बड़ी बड़ी कहानियां दबी हो सकती हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि और न जाने कितने इतिहास, कितने रहस्य बस एक सही चाबी का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई आए और वो हमें अपनी कहानी सुनाए।